बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ख़वातीन हजरात, अब हमारे सामने एक पास पेपर क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है लॉस ऑर्डर्स लिमिटेड। अगर आप किट का किस सेक्शन है, कौन से सेक्शन में है, ये देखना चाहेंगे तो इट इज फ्रॉम द ट्रेडिंग लॉसेस। कंपनीज का जो ट्रेडिंग लॉस है ना, ये उस हेडिंग के अंदर है। कंपनीज के लॉसेस के टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन मौजूद है। हमने कॉर्पोरेशन के इससे पहले हार्बर वीनस और इसके बाद जो है वो मेसर, तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। तीनों सीआरक्यूज थे। वो तीनों का इत्तेफाक ये था कि वो कॉर्पोरेशन टैक्स की हेडिंग में थे। ये वाला क्वेश्चन कॉर्पोरेशन टैक्स का है, लेकिन इसके ऊपर जो किट में हेडिंग है वो है ट्रेडिंग लॉसेस फॉर कंपनीज। तो ठीक है, यानी इसका आंसर लॉस आएगा। हलास। देखो, इसने मांगा भी आपसे क्या है, 6 मार्क्स के लिए लॉस निकालो। और फिर बी पार्ट में, सी पार्ट में उसने लॉस को एडजस्ट करना आपको बोला होगा फॉर 9 मार्क्स। 6 मार्क्स के लिए अलाउड नॉट अलाउड की गेम खेलो, और बी पार्ट में उस लॉस को एडजस्ट करो, और सी पार्ट में कोई और तरीका हो सकता है लॉस एडजस्ट करने का, वो भी बता दो। अब ये जब क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपने ये जरूर देखा कि हमें यहां से स्टार्ट करना है। 276 खुद बोलता है ना, 276480 से स्टार्ट करो। 276480 इज नथिंग बट ऑपरेटिंग लॉस। हैज अ लॉस। लॉस बोले तो माइनस में लिखो। खलास। अब अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो धुंधला धुंधला ट्रेडिंग इनकम याद आ रहा था कि इसमें है ही सब कुछ ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड। तो आइए बेटा, आप ध्यान से तवज्जो से देखते हैं। देखो क्या कहता है, क्या कहता है। ये यहां से चलो, यहां से चले, ऊपर चले गए। हमें पता है, हमें एक एक अमाउंट को देखना है। हम ग्रॉस प्रॉफिट को कभी नहीं देखते थे। ना ग्रॉस प्रॉफिट को देखते हैं, ना रेवेन्यू को देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू से तो हमारी जंग चल रही है ना, उनको छोड़ दिया। पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन अलाउड नॉट अलाउड। जो बच्चा डेप्रिसिएशन को अलाउ बोलेगा उसको मार्च 2026 में पेपर देना चाहिए। सही है ना? सही बोला कि इससे भी लेट करूं मैं? जो डेप्रिसिएशन को अलाउ बोले उसको मार्च 26 में पेपर देना चाहिए, और शायद ही पास हो। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि सर इतनी मर्तबा डेप्रिसिएशन गुजरा है, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, एड बैक कर दिया। खलास। अब अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। ये वो नोट है जिसमें अक्सर बच्चे चक्कर खा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। सही है? तो बेटा घूमने का नहीं है, आसान है। ध्यान से देखो। ये दिसंबर 26 किया भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। अगला नोट है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई याद आ रहा है? एम्प्लॉई दोस्त है। याद आ रहा है? एम्प्लॉई अपना प्रा है, प्रा, दोस्त, मोहब्बत है अपनी। और दोस्त पे तो जान भी कुर्बान होती है अरहम। दोस्त पे तो जकी जान भी कुर्बान होती है ना। तो एम्प्लॉय कॉस्ट तो अलाउ होती है। अब देखते जाइएगा। पहला है इंटरटेनमेंट, यूके सप्लायर। फिर है इंटरटेनमेंट, ओ सॉरी, मैं गलत नोट पे आ गया। पहला है काउंसलिंग। कौन सा है? काउंसलिंग। जो बंदा निकाला उसकी काउंसलिंग। काउंसलिंग। काउंसलिंग सर्विस किसको दी? एम्प्लॉय को दी। एम्प्लॉय दोस्त है, अलाउ करो। अगला क्या है? एम्प्लॉय के बिहाफ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन किसके लिए किया? एम्प्लॉय के लिए किया। एम्प्लॉय दोस्त है। NIC 1, NIC 1 में कंट्रीब्यूशन किया। NIC 1 क्यों करते हैं? क्योंकि हम बंदे रखते हैं। वाई वी आर पेइंग NIC बाबा। NIC हम क्यों, एम्प्लॉयर NIC पे करता है, वल्लाही यस। जी सर, आपने कैलकुलेट करवाई है NIC 1 एम्प्लॉयर और NIC 1 एम्प्लॉई। NIC 1 एम्प्लॉई, एम्प्लॉई पे करता है, उसकी सैलरी से कटती है। और NIC 1 एम्प्लॉयर, NIC 1 एम्प्लॉयर पे करता है। क्यों पे करता है? ये आपको याद है मेरे सेंटेंस? एक्सपेंस पे, एक्सपेंस पे टैक्स है। यानी आपने बंदा रखा, आपको NIC देनी पड़ रही है। तो NIC 1 कंट्रीब्यूशन हो, NIC 1A का कंट्रीब्यूशन हो, ये दोनों खर्चे, क्योंकि आपने
एम्प्लॉय रखे इसी वजह से हुए ना। अगर आप एम्प्लॉय नहीं रखते बेटा तो क्या ये खर्चे होते? वल्लाही नहीं होते। तो खलास भाई, एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चा अलाउ है, कहानी खलास है। इसके बाद क्या है? बोनस। बोनस और अदर्स। अदर्स तो लिख दिया है उसने, ऑल अलाउेबल एक और जीरो बढ़ा दिया है। बोनस के बारे में क्या ख्यालात है, ख्यालात अबाउट द बोनस? अगर आप ऐसे ही बोनस बोलोगे ना तो बोनस अलाउड होता है क्योंकि एम्प्लॉय रिलेटेड होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से तमीज से लाइन को पढ़ के बताओगे तो आपको कुछ और आइडिया होगा। कंपनी का ईयर एंड है जनवरी में, आहा क्या डेट है, मेरी जन्मदिन, आहा। माई बर्थ डेट इज द ईयर एंड ऑफ दिस कंपनी, 31 जनवरी, सुबहान अल्लाह। हाँ बच्चों, क्या लगता है बोनस एम्प्लॉय का होता है, अलाउ होता है? क्या करूं? वाह भाई, एक बच्चा जाग रहा है, बाकी का क्या कहीं चले गए हैं? एक्सक्यूज मी सर, वल्लाही बोनस अलाउ होता है लेकिन डिक्लेयर्ड वाला थोड़ी। जब तक अनटिल पेड ना हो जाए ये अलाउ कैसे? आपका खर्चा ही नहीं है सर। वल्लाही इज नॉट योर एक्सपेंस येट। हम अकाउंटेंट थोड़ी है यार, हम तो टैक्स वाले। एम्प्लॉय पे खर्चा अलाउ है जो पे हो, जो पे नहीं होता वो अलाउ थोड़ी होता है। इसलिए ये नॉट ऑल दो ऐसा एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस, लेकिन ये अभी पे थोड़ी हुआ है। जब पे होगा जब अलाउ करना ना बाय। अभी क्यों कर रहा है अलाउ मेरा बाय? डिक्लेयर ये एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं है कि हम अर्लियर ऑफ की कहानी चलाएंगे। बोनस डिक्लेयर देयर फॉर अलाउ, नो ना बेटा, नो 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 नो, until and unless it's not paid, no bonus निष्ठा, bonus is not allowed। कोई मसला? इसके बाद क्या है? लीज ऑफ कार। पहला नोट पूरा हो गया है। लीज ऑफ गाड़ी, गाड़ी की लीज, सुभान अल्लाह क्या बोलता है गाड़ी की लीज में? पढ़िएगा, नोट नंबर 2 है, 1600 है। हाँ भाई, 45 ग्राम लीज ऑफ कार जिसका CO2 45 ग्राम है। क्या रूल था सर? आपने पढ़ाया था गाड़ी की लीज का स्पेशल रूल था। एसेट की लीज अगर बिजनेस पर्पस है तो अलाउ है, बिजनेस पर्पस नहीं है तो नॉट अलाउड है। लेकिन गाड़ी में CO2 पे डिपेंड करता है। गाड़ी का CO2 अगर 50 तक है तो अलाउ है, और 50 के ऊपर चला जाए तो 15 नॉट अलाउड है। याद आया? आया आया? ये लेस देन है तो खल्ली बाबा इस अलाउड, जीरो नहीं लिखोगे। एग्जामिनर दे बोलेगा बच्चे ने सही किया है लेकिन मार्क्स इसको अगली अटेम्प्ट में जब ये दोबारा पेपर देने आएगा ना जब दूंगा, अगर जीरो नहीं लिखोगे तो। ठीक है। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस जिसके अंदर है ये कहानी। इसमें मारती है कौम ब्लेंडर भंड, क्योंकि लोगों ने पढ़ा हुआ होता है अभी ताजा ताजा वैट। जब मैंने वैट पढ़ाया था मैंने स्पेशली आप लोगों को लिखवाया है कि ये चीजें वैट में अलग हैं और ट्रेडिंग में अलग है। याद आ रहा है? किसको याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा तो वैट की जो लास्ट क्लास ली है आप लोगों ने मेरी, उसका जो क्लास में लिखाया था और बोला था इसको लिखो, वो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कोई बच्चे रिकॉर्डिंग में थे, कुछ वहां थे, कुछ जो है वो बाद में क्लास ली होगी वैट की। तो आइए देखते हैं कितना याद है। इंटरटेनमेंट है ना? ओके, इंटरटेनमेंट, यूके सप्लायर, ओ हो है इंटरटेनमेंट। ओवरसीज सप्लायर, ओ कस्टमर, ओए होए। फिर QCD, ओए होए। और अदर्स ऑल अलाउेबल है। चलो एक मार्क्स, आधा मार्क्स तो ले लो जीरो लिख के। QCD से चलते हैं। QCD नॉट अलाउड होती है क्योंकि ये चैरिटी होती है नेशनल वाली, गिफ्टेड होता है, इसलिए ये अलग से आती है, इसलिए इसको किया एड बैक। बेटा तवज्जो से दोबारा सुन लो, इंटरटेनमेंट ट्रेडिंग में अलाउ है ही नहीं। वो कस्टमर की हो कि वो सप्लायर की हो कि वो ओनर की हो, ट्रेडिंग में इंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की अलाउ है। नहीं सर, वो यूके कस्टमर और ओवरसीज कस्टमर का जो चक्कर था बेटा वो वैट में है।
वो ट्रेडिंग में नहीं है। दिमाग में खिचड़ी ना बनाइए। वैट के टॉपिक को अलग रखिए, इसके टॉपिक को अलग रखिए। तो इंटरटेनमेंट ट्रेडिंग में कभी भी अलाउ नहीं है, इसलिए दोनों ऐड बैक कर दी। और आपके पास एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस तशरीफ लाया होगा कितना, कोई बता सकता है? कोई बताएगा? यहां तक हमने कर लिया। आपको खुद ही पता है कि कैपिटल अलाउंस तो लेना ही लेना है ना। ये जो यू ओवरसीज कस्टमर वगैरह का चक्कर है ना, कि यूके का कस्टमर हो ओवरसीज का, ये वैट का टॉपिक है। ट्रेडिंग का रूल ये है कि ट्रेडिंग में कभी भी इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर या सप्लायर अलाउ नहीं हो। ठीक है। अब जो भी आंसर आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओके। अब ध्यान नाल तवज्जो से देखना। कैपिटल अलाउंस तो होता ही होता है। अभी तक नोट वन खत्म हो गया है, नोट टू निपटा चुके हैं, नोट थ्री भी खत्म कर चुके हैं। नोट फोर तो प्रॉपर्टी इनकम है, ये तो टीटीपी में आएगा। ये डिस्पोजल है, ये सीजीटी है, ये भी टीटीपी में आएगा। अरे बाबा, प्लांट एंड मशीनरी, इसको निपटाना पड़ेगा। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से क्या निकलेगा? कैपिटल अलाउंस। याद आ रहा है? तवज्जो। द टीडब्ल्यूडीवी ऑफ द टीडब्ल्यूडीवी ऑफ द मेन पूल 24,200। मरहबा। इट इंक्लूड ऑल द आइटम्स। अच्छा भाई, बहुत अच्छे। सवाल ये रहे इनका। क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी ने कुछ खरीदा नहीं और सब कुछ बेच दिया, और कोई भी आइटम जो है वो कॉस्ट पे नहीं बेची। द सुपर डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम्ड ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट। सुपर डिडक्शन 130% आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 24-25 टैक्स ईयर में जब आप स्टडी हब खोलते हो, मैंने जब पढ़ाया था ईसीए, तो वहां पे मैंने बता दिया था कि स्टडी हब का लास्ट पेज जो है कैपिटल अलाउंस वाले चैप्टर का, कंपनी से वहां ईस्ट वे सुपर डिडक्शन का पूरे 4 पैराग्राफ लिखने के बाद उसने लिखा केस नॉट एग्जामिनेबल। आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो सुपर डिडक्शन के पीरियड में नहीं होगा। तो हमने कहा भाई बावले, तूने फिर लिखा ही क्यों है? तो नॉलेज के लिए लिखा है। सुपर डिडक्शन 130% होती है वैसे, जो कि अब आप सितंबर 25 या दिसंबर 25 या मार्च 26 में पेपर देने वाले हैं, तो ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। और आपको जब भी सवाल आएगा उसमें यही लिखा होगा सुपर डिडक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सीधा सीधा काम करो ना भाई। क्या ईसीए क्लेम हुआ था? ईसीए के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। डिस्पोजल को लोअर ऑफ पे माइनस करना होता है। कहानी हो गई खलास, कहानी हो गई खत्म। आंसर आया? क्या आंसर आया? 10,600। अब ये क्या हो रहा है? ये बिजनेस के साथ क्या हो रहा है? यहां पे ये लाइन, पहली लाइन पढ़ी थी ना शुरू में, मैंने क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया था। हैज अ बिजनेस खल्ली वल्ली हो रहा है, यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है, यहाँ बिजनेस बर्बाद हो रहा है, यहाँ बिजनेस क्लोज हो रहा है मेरा बच्चा। सिजेशन। तो सिजेशन पे तो WD18 कौन लगाने वाला था? इस पे कौन था वो हीरा? मुझे नाम बताओ। अलग से प्राइवेट में अपना नाम बता दो कि सर मैं वो हीरा था, कि मैं इस पे 18% लगाने वाला या वाली था। अल्लाह अकबर। सर ये बैलेंसिंग अलाउंस आ गया है, क्योंकि लास्ट ईयर पे WDA नको, नो WDA निष्ठा, WDA निष्ठा मना, डायरेक्ट बैलेंसिंग की वर्किंग हुई। बैलेंसिंग अलाउंस कैपिटल अलाउंस में जाता है, और जो चीज कैपिटल अलाउंस में पॉजिटिव साइन के साथ हो वो प्रॉफिट से नेगेटिव साइन में यानी माइनस हो जाती है। और कैपिटल अलाउंस लॉस को लाता भी है, लॉस को बढ़ाता भी है।
ये मेरे ही अल्फाज में बोल रहा हूं। जब आप किट सुन करते हुए ध्यान रखोगे ना, तो मैं वही लफ्ज बोल रहा होता हूं जो मैंने सॉल्व करते वक्त बोले होते हैं। ये देखो, लॉस को बढ़ाने वाला कैपिटल अलाउंस है। प्यारे बच्चों, 6 मार्क मिले। हाँ हाँ, कितने मिले? सिर्फ 6 मार्क्स। कोई तकलीफ शकलीफ हो तो बताना, हाँ। एनीवन? कंप्लीट सॉल्यूशन एट योर स्क्रीन्स। नो तकलीफ? बंदे ज्यादा है, मैसेज बड़े कम है। पता चले कौन जिंदा है। हेलो, एक्सक्यूज मी। थोड़े थोड़े जवाब आना शुरू हुए हैं। कुछ बच्चे लेट जाग रहे हैं। अल्लाह अकबर। चलो भाई, ए पार्ट निपट गया। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है पढ़ना? पढ़ तो चुके हैं दोबारा। 10 months पीरियड एंड दिस डेट। क्या निकालना है बेटा? कैलकुलेट टीटीपी। क्या निकालना है? टीटीपी। और क्या कह रहा है ये पहली लाइन में? अज्यूम लास्ट ऑर्डर क्लेम रिलीफ फॉर ट्रेडिंग लॉस अगेंस्ट द टोटल प्रॉफिट। यहां पे एक बच्चा होता है, उसके दिमाग में सीजेशन की टाइम से ही चल रहा होता है टर्मिनल लॉस। क्या चल रहा होता है उस बेचारे के दिमाग में? टर्मिनल लॉस। पिछले 3 साल में एडजस्ट करूंगा। हाँ हाँ। जब वो रिक्वायरमेंट बी को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो उसकी ये सारी टर्मिनल लॉस की जो उसके अंदर जज्बात थे ना, उस सब पे बर्फ वाला पानी डल जाता है। क्यों? क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा सिर्फ टोटल प्रॉफिट से एडजस्ट कर ले, करंट ईयर से खलास। तो क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बोलेगा नहीं मैं तो पिछले 3 साल से एडजस्ट करूंगा, मुझे डेटा ला के दो, मैं एग्जामिनर को टाइप करके भेजूंगा? है एग्जामिनर, क्वेश्चन गलत बनाया है तूने। पिछले 3 साल का डेटा दे मुझे, मैं टर्मिनल लगाने वाला हूं। वहीं से स्क्रीन नहीं, माउस में से करंट आएगा। वो खुद कह रहा है कि बेटा टोटल प्रॉफिट से लॉस एडजस्ट कर ले, तो कर लेना भाई। वाई यू आर डूइंग होशियारी है बेबी? हाँ ओके सर, अब समझ आ गया है। अच्छा, लेट आता है। चलो, अब टीटीपी बनाते हैं। 10 months एंडेड 31st of January। क्या मुबारक दिन है, माशा अल्लाह। ये है, टीटीपी निकालने लगे हैं हम लोग मिलजुल के। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, इसको लिखा जीरो। आहा, जीरो क्यों लिखा सर? है ही नहीं, लॉस है ना। अच्छा भाई, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम का एक नोट और चार्जेबल का एक नोट, ये दोनों नोट हमसे अभी बचे हुए हैं। तो ये दोनों इनकम के नोट हैं, और हमें पता है प्रॉपर्टी इनकम हो या चार्जेबल गेन हो, दे बोथ बिकेम पार्ट ऑफ द टी टी बी। टोटल प्रॉफिट आएगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। पहले ये दोनों तो सॉल्व करो। तो आइए बॉयज एंड गर्ल्स, प्रॉपर्टी इनकम फॉर द 10 months, दोबारा बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी इनकम फॉर द 10 महीने की प्रॉपर्टी इनकम आइए मिलके निकालें। लास्ट ऑर्डर लेट आउट द बिल्डिंग्स, ये इनकम और एक्सपेंस है। 6 6 महीने का रेंट दिया हुआ है 2 मरतबा, ध्यान से दिख रहा है? क्या ध्यान से दिख रहा है? यानी 19,200 कितने महीनों का है? कितने महीनों का है? हाँ, 6 महीनों का है ना। और हमें कितने महीनों का चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हमें कितने महीनों का चाहिए? सर आपका पीरियड 10 महीने का है, तो आपको वल्लाही अक्रूवल बेसिस है ना सर। तो आपको एनुअल रेंट रिसिप्ट 10 महीने का चाहिए। ये है 6 महीने का सर। 19,000 कितना? 19,200 डिवाइड बाय 6 क्यों कर दिया सर? 12 क्यों नहीं किया सर? बेटा आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, इसलिए मेरे चश्मे साफ हैं, दिमाग सही प्रोसेस करता है। आय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात बोली। ये 6 महीने का है और अपने को चाहिए 10 महीने। कोई आंसर दसे?
एनीबॉडी हैव आंसर? बोलो बोलो, कैलकुलेटर से बोलो ना। 32,000 पूरा राउंड। ओके, लेस अलाउड एक्सपेंसेस ढूंढते हैं। इंश्योरेंस ना हो तो इन लोगों को नींद नहीं आती, समझो। इंश्योरेंस 12 महीने की इंश्योरेंस है, 1800 नजर आ रहा है। ईयर एंडेड की 1800, क्या करूं? 1800 इस सवाल में 4 महीने की नहीं है। इस सवाल में ये 1800 जो है वो 12 महीने की है। और मुझे चाहिए 10। 10 out of 12 टर्म, हाउ मेनी मंथ्स? तो हाउ मच अमाउंट? 1500। और एक रिपेयर ऊपर गुजरा। रिपेयर स्ट्रक्चरल हो तो इग्नोर, वरना ले लेंगे। रिपेयर हुई, आग लगी, रिपेयरिंग हुई। कहीं लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चरल रिपेयर है, या कहीं लिखा हुआ है अनयूजेबल स्टेट थी तो उसको यूजेबल बनाया? किथे लिखा हुआ है? कहीं है? किसको दिख रहा है वो अपना चश्मा साफ करे। हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हैज अलाउड एक्सपेंस एंड वी गॉट माय फ्रेंड प्रॉपर्टी इनकम, यो मैन। वर्किंग, चार्जेबल गेन करेंगे। यहां तक कोई दुखी है? एनी वन, दुख सुख? कोई है प्रॉब्लम तो बताओ। अगला चार्जेबल गेन है। जब मैं चार्जेबल गेन निकलवाऊंगा आप बोलोगे इस क्वेश्चन को शर्म आनी चाहिए इस तरह का चार्जेबल गेन पूछते हुए। हमारे स्टैंडर्ड्स को इन्होंने पता नहीं कुछ और समझ लिया, इसलिए इतना फजूल किस्म का चार्जेबल गेन मांगा है। इससे ज्यादा मुश्किल तो हमने क्लासों में सॉल्व किया हुआ है। ऑफिस बिल्डिंग सेल हुई मेरे, देखो टीटीपी की डेट है ना, 10 महीने में है। ध्यान से देखो, प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड एट डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ दिस, यानी खुद कह रहा है डिस्पोजल प्रोसीड दिस कॉज दिस। शर्म नहीं आती इसको इतना आसान हमें देते हुए? हमें पता है इसको अनइंडेक्स गेन बुलाते हैं, तो हमने लिख दिया है। गिवन भी है, गिवन भी है, कितना है? 47। ये देखो कोने में लिखा हुआ है ना, 47,400। ठीक हो गया? मजेदार बात, सर थोड़ी तो ये मुश्किल करता। फ्री के मार्क्स लुटा रहा है एग्जामिनर, लूट लो। लंगर मिल रहा है, लूटो भाई। एग्जामिनर लंगर बांट रहा है, मार्क्स बांट रहा है, ले लो ले लो। खुद कह रहा है इंडेक्सेशन अलाउंस इतना है। हमने बोला वाह रे वाह, इससे मुश्किल तो सर के हैंडआउट के क्वेश्चन है, ये मजाक किया है एग्जामिनर ने। तो 34,500 आ गया टोटल प्रॉफिट। अब कैलकुलेटर वालों कोई तो है। अब पहले लॉस एडजस्ट होता है, ट्रेडिंग लॉस। करंट ईयर से रिलीफ लेंगे। ग्रुप रिलीफ है नहीं, इसलिए कुछ नहीं लेंगे। और फिर हमारे पास क्यूसीडी आएगी, और फिर टीटीपी आएगी। सही हो गया? लॉस मेमोरेंडम कौन नहीं बनाएगा? बिजनेस एसेट होता ना, तो रिलीफ, रोल ओवर या डेफर रिलीफ सोचते। सीजीटी तो हर डिस्पोजल पे होता है बेटा। बिजनेस एसेट हो या नॉन बिजनेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस एसेट होना या बिजनेस एसेट ना होना रिलीव्स को इम्पैक्ट करता है। आई समझ? इतना बड़ा क्वेश्चन, अल्लाह अकबर। और कितना आसानी से हुआ है। लॉस का मेमोरेंडम जो नहीं बनाएगा अपना 1 मार्क जाया कर जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, मार्किंग स्कीम इसके पीछे डली हुई है, देख लेना एक बार क्लास के बाद। लॉस मेमोरेंडम जो नहीं बनाएगा उसका 1 मार्क चला जाएगा। और किसी ने पूछा कि सर ये बिजनेस पर्पस लिखा हुआ है इसका क्या करें? तो बेटा बिजनेस पर्पस या प्राइवेट यूज,
ये इम्पैक्ट करते हैं जब रिलीफ सप्लाई होते हैं, और कंपनी में तो सिर्फ दो ही रिलीफ होते हैं, एक रोल ओवर और एक डेफर्ड। बाकी सारे रिलीफ तो होते ही इंडिविजुअल के हैं। रोल ओवर और डेफर्ड इसमें अप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट है नहीं, एक एसेट बेच के दूसरा खरीदा है नहीं। तो ये फजूल इंफॉर्मेशन। कुछ बच्चे ऐसे जज्बाती होते हैं, बोलते हैं बिजनेस में यूज नहीं हुआ, मैं चार्जेबल गेन नहीं निकालूंगा। हैं, अच्छा, वाह भाई। क्या बिलो बॉक्स में ये लिखा हुआ था? बिलो बॉक्स यानी सीजीटी का एग्जाम बॉक्स, क्या उसमें लिखा हुआ था कि जो प्राइवेट यूज हो उसमें सीजीटी नहीं निकलता? कभी ऐसा पढ़ा है? तो सोचता क्यों है खुद से भाई? बिजनेस पर्पस हो के प्राइवेट पर्पस हो, सीजीटी तो निकलेगा। खाली रिलीज पे फर्क पड़ता है। आई समझ? आया याद? समझ तो आई हुई थी, याद आया? और ये हमारा लास्ट ईयर का लॉस है, जिसको टर्मिनल लॉस बोलते हैं। 264060। कैसे एडजस्ट करूं? करंट ईयर से लेना है खाली। क्वेश्चन में क्या क्यूसीडी है? ऐसे ही मैं घुमा रहा हूं आप लोगों को, चक्कर दे रहा हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन में कोई क्यूसीडी है? किधर है? एली, है ना? चलो, मैं कुछ पूछूंगा, मुझे गलत जवाब दीजिएगा, ठीक है? अगर, मुझे भरोसा है आप पे कि गलत जवाब ही दोगे। यहाँ पे क्यूसीडी 800 है, इसको सेव करूंगा मैं, राइट? 800 सेव करूंगा मैं, क्यूसीडी को बचाऊंगा। मैंने खुद सिखाया हुआ है ना। हाँ कि ना? क्यूसीडी बचा लो, बचा लो ना, बचा लो ना। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। सिर्फ कैरी फॉरवर्ड में बचाएंगे सर। सर, ओनली फॉर कैरी फॉरवर्ड में बचाएंगे। क्यूसीडी वॉन्ट बी सेव बिकॉज इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इन दिस केस। वाह वाह वाह, क्या बात करती है। क्यूसीडी खल्ली वल्ली होती है, वैस तो होए हमारी बला से। हम इसको खाली कैरी फॉरवर्ड में बचाते थे। देखा, ये 0 0 निकाला। ये कितने मार्क्स का था? अल्लाह अकबर। 5, 5 मार्क्स, अल्लाह अल्लाह। और लॉस मेमोरेंडम का आधा 1 मार्क ले लो। इधर कितना आएगा? 206760। इसके साथ क्या लिखना है यहाँ पे? क्या लिखूं? इसका क्या लिखूं? कैरी फॉरवर्ड, कैरीड बैक, क्या लिखूं? बचा हुआ लॉस, अनरिलीव्ड लॉस। टू बी कैरी बैक आप नहीं लिखेंगी, क्योंकि अगली रिक्वायरमेंट में इसने आपसे पूछा है कि क्या करना है। अनरिलीव्ड का वर्ड यूज करेंगे आप लोग। इसका मतलब है कि ये बचा कुचा है, इसका और इस्तेमाल मुमकिन है। और वो मुमकिनात क्या हैं? लॉस नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी इसने सिर्फ करंट ईयर से एडजस्ट किया है। इसके पास अभी पता है कितने ऑप्शन है? मैं अभी नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं आपको कि सी रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन पहले पढ़ने का फायदा होता है बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, खुद ही बताया हुआ है उसने कि लॉस बचेगा। इसलिए इसको लॉस्ट जो लिखेगा उसको वो गलत लिखेगा। इसने पूछा है अब सी रिक्वायरमेंट में कि ये जो लॉस बचा है ना, इसका क्या करें। उसको पता है कि इसका कुछ हो सकता है। तो आइए 3 मार्क्स के लिए उसको बताएं, 4 मार्क्स के लिए उसको बताएं। तो पहला उसने जो दिया है, हमें पता है टर्मिनल लॉस हम क्लेम कर सकते हैं पीफो बेसिस, लीफो बेसिस। कौन सी बेसिस बताना? टर्मिनल किस बेसिस पे होता है? लीफो पे, अच्छा। और कितने साल पीछे जाते हैं? मार्किंग स्कीम में ये लाइन, ये एक्सप्लेनेशन के 1.5 मार्क है। आउट ऑफ 4, 1.5 मार्क्स है टर्मिनल लॉस का पूरा दास्तान बताना। क्या आप टर्मिनल लॉस, द रिमेनिंग लॉस कैन बी रिलीव्ड अगेंस्ट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years
using LIFO basis, which is the terminal loss treatment. खालास। इंग्लिश जिस तरह भी लिखो उसको बस समझ आ गई 1.5 मार्क दे देगा। इंग्लिश का पेपर नहीं है ये। सही है। और इसी इंग्लिश आप पीछे से पढ़ भी सकते हैं। ये लिखा, मार्क मिला, क्या बात है। फिर क्या लिख सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि बिजनेस खत्म हो चुका है। ये जो लिखेगा उसको एग्जाम में करंट आएगा इंशाल्लाह। फिर दूसरा ऑप्शन क्या लिख सकते हैं? देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होता ना, तो इसके पास दो दो कंपनीज हैं, एक गैस्ट्रो और एक गवर्नमेंट। गैस्ट्रो नहीं, गैस्ट्रो में तो 20% होल्डिंग है। ये किसके साथ कर सकता है? सरेंडर टू गैस्ट्रो लिमिटेड, क्योंकि गैस्ट्रो और हम लास्ट ऑर्डर मिलके बनाते हैं 75% ग्रुप रिलेशन, और 75% ग्रुप आपस में एक दूसरे को लॉस दे सकते हैं। इसको लिखने के मार्क्स मिलते हैं 1। लेकिन इसमें एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, बट 10 out of 12 months रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई। अगर ग्रुप रिलीफ याद है तो आपको याद होगा, हम 10 महीने वाले हैं, वो पूरे साल वाला है, तो फिर आपको पता है टू बी सरेंडर और टू बी एक्सेप्ट ये वर्किंग होती है। 1.5 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका है, और आधा मार्क एग्जामिनर ने लिखने के लिए दिया था कि गवर्नमेंट जो है उसमें 75% ग्रुप नहीं बनता है, तो नो ऑप्शन ऑफ लॉस सरेंडर। उसने ये आधा मार्क दिया। आमतौर पे बच्चे इसमें 1.5 और 1.5 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और 1.5 मार्क्स जाया करते हैं। तो क्या सीखने को मिला? अगर ग्रुप की इतनी सारी कंपनीज है तो हर कंपनी को टच करते हुए आंसर लिखना है, और मंथ्स का मसला है तो उसको भी टच करना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्वेश्चन पूरा हो गया है। कोई सवाल है तो बताइएगा, वरना टाटा बाय बाय।